और एक बड़ी खबर मुझे मिल रही है, 167 लोगों की मौत हो गई है। 167। यह खबर मुझे इसी वक्त मिल रही है। भूकंप की वजह से अब तक 167 लोगों की मौत हो गई है। 167। म्यांमार में 163, थाईलैंड में 4 लोगों की दुखद मौत हुई है। यह भूकंप जो है 7.7 तीव्रता का भूकंप। म्यांमार में भूकंप के झटके भारत समेत 5 देशों में झटके महसूस किए गए। एक और बड़ी खबर यह है कि इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। बैंकॉक में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। 300 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। थाईलैंड में 68। लेकिन बहुत बड़ी खबर यह है कि 167 ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ये खौफनाक तस्वीरें हैं, भयानक तस्वीरें हैं, डरा देने वाली तस्वीरें हैं, भयावह तस्वीरें हैं। मलबे में लोग फंसे हैं, पूरी की पूरी बिल्डिंग नीचे गिर गई। कई इस तरह की तस्वीरें, आप तस्वीरें देखिए। आप 167 लोगों की मौत हो गई है। 167। 5 देशों, भारत समेत 5 देशों में झटके महसूस किए गए भूकंप की। ये देखिए आप वो तस्वीरें, सारी अलग अलग तस्वीरें, किस तरह से भूकंप के झटके महसूस हुए। कितनी बड़ी बड़ी इमारतें, ये देखिए जो आप सफेद धुएं का गुबार देख रहे हैं, पूरी की पूरी ये देखिए आप इमारत, ये देखिए आप पूरी की पूरी इमारत वहां पर जमींदोज हुई, धाराशायी हुई। पूरी बड़ी बड़ी इमारतें जो है वो धाराशायी हुई है। मेट्रो जो वहां पर जो चल रही वो पूरी तरह से हिलती हुई। कई इस तरह की तस्वीरें आई हैं। बहुत ही भयानक, बहुत ही भयावह, क्योंकि ये म्यांमार में 7.7 रिक्टर स्केल पर, जिसकी तीव्रता 7.7, और उसकी वजह से भूकंप के झटके बैंकॉक, भारत में भी भारत समेत 5 देशों में ये झटके महसूस किए गए। 167 लोगों की मौत हो चुकी है। 167। थाईलैंड में भूकंप के बाद इमरजेंसी लगा दी गई है, आपातकाल इमरजेंसी। ये अभी भी मुझे बताया जा रहा है कि कई बिल्डिंग्स हैं वहां पर, और अभी भी 80 लोग, जो बिल्डिंग जो दिखा रहे हैं हम आपको, उस बिल्डिंग के मलबे में फंसे हुए हैं, जो भूकंप के तेज झटकों में ताश के पत्तों की तरह ये पूरी की पूरी इमारत जमींदोज हुई। आज सुबह 11:50 पर 7.7 की रिक्टर स्केल पर, जिसकी तीव्रता भूकंप आया। झटके भारत, थाईलैंड, बांग्लादेश, चीन समेत 5 देशों में महसूस किए गए। 167 लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसी वक्त जो मुझे 2 बड़ी खबरें मिल रही हैं। 167 लोगों की मौत हो गई है, नंबर 1। नंबर 2, आपातकाल इमरजेंसी लगा दी गई है। इमरजेंसी लगानी पड़ी है। और ये देखिए आप, वो चेहरा आपको नजर आ रहा होगा, मलबे के, थोड़ी दर्दनाक तस्वीरें हैं, तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। मलबे के बीच में वो देखिए एक शख्स आपको दबा हुआ नजर आ रहा है। राहत और बचाव का काम वहां पर बहुत तेजी से इस वक्त किया जा रहा है। 167 लोगों की मौत हो चुकी है। अलग अलग तस्वीरें। 30 मंजिला इमारत गिर गई। 30 मंजिला इमारत है ये जो आप देख, ये देखिए आप, 30 मंजिला इमारत ढही वहां पर। 167 लोगों की मौत। 400 लोग साइट पर काम कर रहे थे उस वक्त। जो डिटेलिंग है उसकी ये है कि एक 400 लोग वहां पर काम कर रहे थे। 30 मंजिला इमारत थी। 80 लोग अभी भी लापता हैं। 4 लोगों की यहां पर मौत हुई है। कुल मिलाकर 167 लोगों की मौत इस पूरे भूकंप की वजह से हो चुकी है। जबरदस्त भूकंप आया। भारत में भी झटके महसूस किए गए। भारत में भी झटके महसूस किए गए। भारत में, चीन में, बांग्लादेश में, म्यांमार में और थाईलैंड में कुल मिलाकर 167 लोगों की मौत इस भूकंप की वजह से, जिसके बाद इमरजेंसी घोषित कर दी गई। और अब बात करेंगे दिल्ली टू संभल, किस तरह से नमाज पर छिड़ा दंगल। बात अब इसकी। पाबंदी लगाती तो कोई वैकल्पिक जगह हमें देख के, जिस जगह हम नमाज अदा कर सके सब लोग एक साथ होकर करके। लेकिन सिर्फ इस वजह से कि सिर्फ मुसलमानों की नमाज है तो उस प्रकार से रोकना, ये चीज़ गलत है। तो आज नमाज रोक रहे हैं, कल पता नहीं क्या करना चाहते हैं। सरकारें आती हैं जाती हैं, आज इनकी तानाशाही है लेकिन हमेशा नहीं चलेगी। नमाज पढ़ने के लिए, खुदा को याद करने के लिए जिस जगह पर भी नमाजी बैठ जाता है, इबादत करने के लिए बैठ जाता है, वो समझता हूँ बिल्कुल स्थान उपयुक्त है। किसी प्रकार का कोई ऐसा इंसिडेंट, चाहे सड़क पे नमाज पढ़ने का हो या फिर कहीं अन्य प्रकार का भी,
कोई ऐसा इंसिडेंट है रिपोर्ट नहीं हुआ है। नमाज पढ़ने के लिए है, सड़क गाड़ियों के चलने के लिए है। जो गाड़ी वाले चलते हैं वो टैक्स पे करते हैं, आप उनको रोक करके नमाज पढ़ाइएगा, ये काफी दुखद है। निश्चित रूप से इस पर बैन लगना चाहिए, ये अतिक्रमण है। ये काली पट्टी बांधने का मुस्लिम फैसला बोर्ड ने जो ऐलान किया है सरासर गलत और गैर अखलाकी है। किसी प्रकार की गुंजाइश विवाद की नहीं होनी चाहिए। देखिए इस चीज को समझिए, 30 मार्च से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। 30 मार्च, ठीक, 30 मार्च से नवरात्रि और 31 मार्च को ईद है। 30 को नवरात्रि, 31 को ईद। अब देखिए इन दो त्योहारों को लेकर फैसले और अलग अलग नेताओं के जो बयान आ रहे हैं ना, उसने आज दिन भर सियासी पारा चढ़ा रखा। लेकिन सबसे ज्यादा विवाद, सबसे बड़ा विवाद यूपी में एक मेरठ प्रशासन के आदेश को लेकर हो गया। आप हैरान हो जाएंगे। मेरठ के पुलिस प्रशासन ने आज स्पष्ट किया कि किसी भी हाल में सड़क पर नमाज नहीं होगी। सड़क पर नमाज नहीं होगी। आप कहेंगे इसमें क्या हैरान कर देने वाली बात है, ये तो संभल में भी, दिल्ली में भी इस तरह की मांग पूरे देश भर में हो रही है। रोक के बावजूद, आगे सुनिए, किसी ने सड़क पर नमाज अदा करने की कोशिश की तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आप कहेंगे ये भी क्या बड़ी बात है, जब कानून तोड़ेंगे तो मुकदमा दर्ज होगा। आगे सुनिए, मेरठ प्रशासन ने कहा कि अगर सड़क पर नमाज तो पासपोर्ट और लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। ठीक सुना आपने, हैरान मत होइए। मेरठ पुलिस प्रशासन ने कहा सड़क पर नमाज तो पासपोर्ट रद्द किया जा सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। मतलब अगर सड़क पर नमाज तो हज पर जाना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर सड़क पर नमाज पढ़ी मेरठ में तो इस तरह का आदेश आया कि साहब हज पर जाना भी मुश्किल हो जाएगा। हालांकि आपकी जानकारी के लिए यह फैसला बहुत विवादित रहा, प्रशासन का आदेश। इसको लेकर केंद्र में जो सहयोगी हैं जयंत चौधरी भी नाखुश नजर आए। लेकिन बात सोचिए सिर्फ मेरठ की नहीं है, उधर हरियाणा सरकार के फैसले ने विवाद को बहुत बढ़ा दिया। साहब सुनेंगे आप हैरान हो जाएंगे। हरियाणा में ईद की छुट्टी कैंसिल। हैरान मत होइए, ये आज की बहुत बड़ी खबर है। पहला मैंने आपको बता दिया पासपोर्ट रद्द, सड़क पर नमाज तो पासपोर्ट रद्द, मेरठ। दूसरा, हरियाणा में ईद की प्रतिबंधित छुट्टी, मतलब ईद की जो छुट्टी मिलती थी ना, अब आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं छुट्टी ले नहीं सकते, लेकिन गेजेटेड हॉलीडे नहीं, अब रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे। आप फर्क समझ गए? गेजेटेड हॉलीडे ईद की छुट्टी, गेजेटेड हॉलीडे नहीं। हरियाणा सरकार का फैसला, नायब सिंह सानी सरकार का फैसला। ईद की प्रतिबंधित छुट्टी कैंसिल। मतलब मैं विस्तार से आपको समझाता हूं कि अब मेरठ में क्या हुआ। मेरठ में सड़क पर नमाज पर पासपोर्ट रद्द करने का ऑर्डर आ गया। हरियाणा में क्या हुआ, ईद की छुट्टी रद्द कर दी गई। और सुनिए संभल में क्या हुआ। संभल में सड़क पर तो था ही, छत पर भी नमाज बैन का ऑर्डर आ गया। छत पर भी नहीं, घरों की छतों पर भी नहीं। दिल्ली में भी सड़क पर खुले में नमाज बैन की मांग की गई। दिल्ली, संभल, मेरठ, जगह जगह रमजान के आखिरी शुक्रवार यानी कि अलविदा की नमाज को लेकर इन फैसलों ने विवाद गरमाए रखा। ये 4 फैसले मैंने आपको बता दिए। पासपोर्ट, दूसरा वहां पर ईद की छुट्टी रद्द। इन सब के बीच क्या हुआ, दिल्ली, यूपी से लेकर मध्य प्रदेश तक में नवरात्र में मीट बैन की मांग ने इस विवाद को और आगे बढ़ा दिया। एक तरफ तो नवरात्र में मीट बैन की मांग हो रही है और उधर यह फैसला कि नमाज, सड़क पर नमाज पढ़ने पर पासपोर्ट रद्द हो जाएगा, ईद की छुट्टी कैंसिल, और यहां नवरात्र में मीट पर बैन की मांग हो रही है कुछ स्टेट्स में कि नवरात्र में मीट बैन, मीट की बिक्री ना हो। ये सारे फैसले मैं आज आपको दिखाऊंगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे साहब की सड़कों पर नमाज को लेकर इतना बवाल क्यों हो रहा है इस बार, है ना। आप लोग सोच रहे होंगे कि भारत में तो सड़कों पर नमाज दशकों से एक रिवाज माना जाता था, कभी कोई प्रॉब्लम इस तरह की हुई ही नहीं। सड़कों पर नमाज पढ़ ली तो पढ़ ली, इसमें प्रॉब्लम क्या है। इस बार अचानक ऐसा क्या हो गया कि दिल्ली से लेकर मेरठ और संभल तक सड़क पर नमाज को लेकर ऐसे कड़े और चौंकाने वाले फैसले हुए हैं, जिसे लेकर विपक्ष क्या कह रहा है कि देश में ये मुसलमानों को दबाने की कोशिश है। हम ये समझेंगे क्या वाकई मुसलमानों को दबाने की कोशिश हो रही है। और यही नहीं, आगे आप सुनेंगे दिल्ली में भी ऐसी मांग हुई कि सड़कों पर नमाज नहीं, जिस पर ऑल इंडिया एमआईएम ने कहा है कि साहब दिल्ली में मस्जिदें भर जाएंगी ना तो सड़कों पर नमाज होगी।
ये AIMIM ने भी कहा, अगर भर जाएंगी सड़कें तो मस्जिद भर जाएंगी तो सड़कों पर आना पड़ेगा, सड़कों पर नमाज होगी। सड़क पर नमाज बैन के फैसले पर समाजवादी पार्टी ने कहा कि यह मुसलमानों के खिलाफ तानाशाही है। राणा सांगा को गद्दार बताने वाले रामजीलाल सुमन ने कहा कि अगर सड़कों पर कावड़ यात्रा हो सकती है तो नमाज क्यों नहीं। वहीं बिहार बीजेपी ने सड़क पर नमाज बैन को लेकर कहा कि अगर मस्जिदों में जगह कम पड़ जाए तो कब्रिस्तान में नमाज पढ़ ले बिहार बीजेपी। हरियाणा सरकार के आदेश को एक बार आप फिर से समझ लीजिए, जो मैंने बीच में छोड़ दिया था। हरियाणा सरकार ने ईद के मौके पर सरकारी छुट्टी रद्द कर दी है। सरकारी छुट्टी गेजेटेड हॉलीडे को रेस्ट्रिक्टेड लीव में बदल दिया है। मतलब ये तो छुट्टी होती ही होती थी, गेजेटेड हॉलीडे मतलब ईद आई छुट्टी मिल गई। अब क्या होगा, अब आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है ले नहीं सकते। इस पर सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में सफाई भी दी कि देखिए क्या हो रहा था कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने पर 3 छुट्टियां, सैटरडे संडे मंडे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सैनी साहब ने समझाया कि क्या हो रहा था। फाइनेंशियल ईयर वित्त वर्ष खत्म होने पर 3 छुट्टियां, सैटरडे संडे और मंडे ईद, तो 3 छुट्टियां एक साथ आने की वजह से यह फैसला लिया गया है। इसके बाद भी ये सैनी साहब ने बताया कि कोई छुट्टी लेना चाहे तो ले सकता है, ऐसा नहीं वो ले ही नहीं सकता। आप छुट्टी ले सकते हैं, रेस्ट्रिक्टेड लीव होगी, लेकिन गेजेटेड नहीं। अब ये नहीं कि मिलनी है। इसके अलावा सवाल एक और है साहब, काली पट्टी बांध कर नमाज पढ़ने को लेकर भी आज विवाद हुआ। आज वक्फ बिल के समर्थन में असद ओवैसी समेत हजार, ये देखिए आप ये तस्वीरें, मुसलमान भाई सड़कों पर उतरे, काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी। इसी को लेकर कहा जा रहा है साहब कि एक और तो यही ओवैसी साहब और खुद मुस्लिम बोर्ड कहता है ना कि धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो अलविदा की नमाज के मौके पर धर्म के नाम पर काली पट्टी वाली राजनीति आखिर क्यों? सुनिए। इस वजह से कि सिर्फ मुसलमानों की नमाज है तो उस प्रकार से रोकना ये चीज़ गलत है। इस चीज़ की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और जहाँ तक छतों की बात है, छत किसी के अपनी आदमी मालिक है, उस पर एतराज़ करना ये तो बिल्कुल ही संवैधानिक जो अधिकार है उसका हनन है और जो हमारी धार्मिक आज़ादी है उसको छीनना है। मैं समझता हूँ संभल का जो पुलिस प्रशासन है, हमें उस पर पूरा भरोसा है। और संभल का जिला प्रशासन ईद भी अच्छी तरह से मनवाएगा, होली अच्छी तरह से मनवाई है, और मैं समझता हूं कि रामनवमी भी अच्छी तरह से मनेगी। जियाउर रहमान साहब को अपनी जमानत की तैयारी करनी चाहिए। वो कहां जाएंगे ये उन्हें भी नहीं पता है। सड़क सरकार की प्रॉपर्टी है और सरकार अगर कह रही है नहीं तो नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन मस्जिद की छत के ऊपर नमाज नहीं पढ़ेंगे, ये तो अहमकाना एक रवैया है, जो मूर्खतापूर्ण रवैया जिसे कहना चाहिए। अगर उनका डिमांड है कि ये बंद हो, क्योंकि देख करके भी लोगों को परेशानी होती है, पूजा पाठ में दिक्कत समझ में आता है, तो अगर लोग डिमांड करते हैं तो निश्चित रूप से इस पर विचार होना चाहिए, और अगर बैन करना पड़े तो हम इसके समर्थन में बैन कर देना। चलिए, मोहम्मद फैज खान साहब मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, नेशनल कन्वीनर हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। आपका बहुत बहुत स्वागत मोहम्मद फैज खान साहब। मुफ्ती शमून कासमी मेरे साथ हैं, हाजी मेहरदीन रंगरेज हैं, ऑल इंडिया MIM से हैं। रंगरेज भाई बहुत बहुत स्वागत, कासमी साहब आपका बहुत बहुत स्वागत, और मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले फैज साहब आपसे ही शुरू कर लेता हूं, क्योंकि आप लगभग मैंने देखा कि सरकार का कोई फैसला होता है तो उसका आप बचाव करते हैं। तो ये वाला जो फैसला है कि साहब मेरठ में जो आया कि भाई अब सड़कों पर नमाज, तो फिर पासपोर्ट हो जाएगा रद्द, हो सकता है, मतलब पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस, ये ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, जय हिंद। अमन भाई, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम। बताइए अमन भाई, अमन चैन से बात करेंगे हम लोग। हाँ। सरकार का समर्थन नहीं करता हूँ, सच का समर्थन करता हूँ, मेरे देश का समर्थन करता हूँ, इस्लाम, कुरान और हदीस और संविधान का समर्थन करता हूँ। ठीक, क्योंकि जिसको रद्द करने की बात है उस पर मुंडक उपनिषद का वचन लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते। सत्य हारना नहीं चाहिए, सत्य जीतना चाहिए। और सत्य यही है कि यदि हम अपने देश में किसी भी व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करते हैं, देश के विकास में कोई बाधा उत्पन्न करते हैं, तो इसका अधिकार हमें संविधान नहीं देता है, न ही इस्लाम देता है। क्योंकि इस्लाम भी कहता है जिस देश में रहो वहां की कानून का, वहां की भावना का, वहां संस्कृति का सम्मान करो। और पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं वो शख्स मुसलमान हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता जिसकी हरकतों से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। तो सत्य तो यही है
कि सरकार ने जो नियम लाया है कि यदि आप सड़कों को ब्लॉक करेंगे, उसके बाद हम देख रहे हैं कि कश्मीर मॉडल के तहत वहां पर क्या किया जाता है, ये जो बीमारी फैली उस समय डॉक्टर्स के साथ क्या किया गया, कश्मीर में सेना के साथ क्या किया गया, वो हरकतें ना हो, इसलिए ये सारी चीजें लाई गई। मेरठ प्रशासन का ये आदेश, सड़क पर नमाज तो पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस तक रद्द हो सकता है, सही या नहीं? तो कहीं ना कहीं तो लोगों को थोड़ा सा समझाना पड़ेगा ना, प्यार से नहीं समझ रहे हैं तो थोड़ा सा दंडात्मक और दूसरा, हरियाणा में जो ईद की छुट्टी कैंसिल, हरियाणा में ईद की छुट्टी कैंसिल जी, गेजेटेड हॉलीडे उसको रेस्ट्रिक्टेड लीव कर दिया गया है कि अब जो छुट्टी आप ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें ना लगा, ये कहा जा रहा है साहब कि ये मुसलमानों को दबाने की कोशिश है। आप ये बताइए, गेजेटेड हॉलीडे नहीं, रेस्ट्रिक्टेड लीव हो जाएगी। आप ये समझिए कि वहां बजट का कोई काम चल रहा है। हाँ, उन्होंने बोला अभी हाँ ठीक, मैं सही दिशा में जाऊंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मान लीजिए आपने दीपावली की छुट्टी ले ली, अचानक बॉस का फोन आ गया कि ऑफिस में अर्जेंट कोई काम आ गया और कोई नहीं, और आप रहोगे तो ये चैनल चल पाएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, 1 घंटे आपको आना जरूरी है, आप आओगे कि नहीं आओगे? आओगे। उस समय दीपावली का महत्व नहीं है। ये जो हमारे पुलिस के भाई खड़े हैं, जो बॉर्डर में हमारे सैनिक सिपाही खड़े हुए हैं, जो सियाचिन ग्लेशियर में हमारे देश की फौज खड़ी हुई है, वो ईद हो, दिवाली हो, होली हो, मुहर्रम हो, कोई भी त्योहार हो, अपने फर्ज का पालन करती है ना। तो यहाँ यदि 1 दिन बुला ले रहे हैं तो क्या मुसीबत आ गई? उसको इस्लाम से जोड़ना, मुसलमानों को दबा रहे हैं, ये सब चीजें गलत है। हमको सामने आना चाहिए अपने देश की रक्षा के लिए। रंगरेज भाई बताइए साहब, ये 2 फैसले इसी पर बात कर लेते हैं। एक तो मेरठ वाला पासपोर्ट और वो डीएल रद्द हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2 हरियाणा वाला जो ये ईद की छुट्टी कैंसिल, गेस्टेड रेस्ट्रिक्टेड लीव, वो कह रहे हैं फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग है साहब, तो सैटरडे संडे मंडे 3-3 छुट्टियां एक साथ आ गई, इस वजह से ये प्रेशर है काम का। सालों बाद इस तरह से हुआ है कि फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग में 3-3 सैटरडे संडे मंडे ईद, तो फिर वो छुट्टी जो है वो कैंसिल ले सकते हैं, छुट्टी गेस्टेड नहीं। रंगरेज भाई देखिए अमन भाई, जिस तरीके से ये सरकार के अंदर हिटलर की आत्मा आ चुकी है, हिटलर ने जो है उस समय यहूदियों के साथ ऐसा किया, ऐसे ही आज की जो सरकार है वो मुसलमानों के साथ ऐसा कर रही है। आप ये बताइए, ईद की छुट्टी के लिए जब ये कह सकते हैं कि एक सरकार, चुनी हुई सरकार, जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और संविधान की शपथ लेकर, कानून की शपथ लेकर, उनके धर्म में उनको मानना है कि सब धर्म उनके लिए एक बराबर हैं, वो ईद की छुट्टी कैंसिल कर देते हैं। और इस तरीके से, और ये चर्चा भी हो रही है, और इस पर अभी तक भाजपा का कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। मोदी जी जो है सौगात भेज रहे हैं मुसलमानों के घरों पर ईद की। सैनी साहब का आ गया? नहीं, सैनी साहब का तो आ गया। मोदी जी को बोलना चाहिए था, जो ईद की छुट्टी के लिए आज ईद की छुट्टी जो है कैंसिल कर रहे हैं, कल आने वाले समय में वो और क्या क्या करेंगे। ये एक होड़ लगी हुई है बीजेपी के नेताओं में कि कौन कितना ज़्यादा मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर सकता है। अभी मोदी जी उसमें थे, वो योगी जी थे और हेमंता बिस्वा शर्मा थे, अब ये नए सैनी साहब कूद गए और अभी मध्य प्रदेश में हैं, अभी तो फिर राजस्थान में है। तो ये सरकार, पूरी की पूरी सरकार मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, जहाँ सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर कहीं पर है तो वो हरियाणा में है। ठीक है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है। लेकिन हरियाणा के किसानों के, ये जो आप कह रहे हैं कि ये जो रेस है सबसे बड़ा हिंदुत्व का फेस, वो कौन, मतलब ये रेस है कि कौन बड़ा हिंदुत्व का फेस, उसकी कोई रेस है, उसमें सैनी साहब बाजी मारना चाह रहे हैं, ये आपका पक्ष हो सकता है। लेकिन उधर तुष्टिकरण की भी रेस है, और अखिलेश जी ओवैसी से आगे निकल गए कई मामलों में। राणा सांगा को गद्दार से लेकर पता नहीं कुंभ और महाकुंभ, ओवैसी साहब पिछड़ गए तुष्टिकरण की रेस में, अखिलेश जी आगे निकल गए। तुष्टिकरण की रेस पर भी मैं आपका कमेंट लेता, लेकिन मुफ्ती शमून कासमी, 2 जो फैसले हैं दोनों पर मैं आपका पक्ष चाहूंगा। कासमी साहब, पहला, ईद की छुट्टी रद्द, रेस्ट्रिक्टेड लीव, छुट्टी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लीजिए, गेजेटेड नहीं, नंबर 1। नंबर 2, मेरठ प्रशासन, सड़क पर नमाज, पासपोर्ट डीएल रद्द हो सकता है, ये कहा है। बताइए आप कासमी साहब, सही है ये मुसलमानों को दबाने की कोशिश नहीं है? देखिए अमन जी सर, मैं उत्तराखंड राज्य से हूँ, और उत्तराखंड राज्य में हमने मदरसों में राष्ट्रवादी विचारधारा को धर्म के साथ साथ लागू किया है, यानी हमने एनसीईआरटी का सिलेबस, और ये माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में। ठीक है। तो यहाँ मदरसों की जांच हुई, अवैध की, वैध की नहीं। तो उस पर लोगों ने, हमने मुसलमानों से ये कहा है, संचालकों से ये कहा है कि वैध को घबराने की जरूरत नहीं है, अवैध को चिंता करनी चाहिए। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि शरीयत जो इस्लाम का कानून है वो ये है कि सड़कों पर नमाज तो ऐसे ही आपकी अदा नहीं करनी चाहिए,
जहां लोगों को परेशानी हो उन रास्तों में बाधा नहीं डालनी चाहिए। अब नंबर 2 जो आपने नहीं, हरियाणा अगर डालते हैं तो पासपोर्ट रद्द की बात करना ही थोड़ा ज्यादा नहीं है? अगर सड़क पर नमाज कोई मजबूरी में पढ़ रहा है, वो कह रहा है मस्जिद में जगह नहीं बची है, जैसे शोएब जमाई ऑल इंडिया मयन से है, उन्होंने कहा बस मस्जिदों में जगह नहीं होगी तो सड़कों पर पढ़ी जाएगी। अगर कोई पढ़ता है तो फिर उसका पासपोर्ट रद्द करने की बात जी इस पे जिद नहीं करनी चाहिए। जो मैं तो वो बात कह रहा हूँ कि जिसे डिसिप्लिन में रहना चाहिए लोगों को। ठीक है, मस्जिद में 2 बार नमाज कर सकते हैं, ईदगाह में 2 बार कर सकते हैं। अगर आपका क्राउड आ रहा है तो कोई इसमें हरज की बात नहीं है कि आप डिसिप्लिन को मेंटेन करें, क्योंकि इस्लाम और पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको डिसिप्लिन की हमें एजुकेशन देते हैं। ठीक है। नंबर 2 जो आपने ये भी कहा सैनी जी के बारे में, और जो आपने जो उनकी बात की, तो थोड़ा सा मैं समझता हूं कि जो हमारा जो हमारे मफाद है वो बिल्कुल बराबर है। आज की सरकार तुष्टीकरण में नहीं, संतुष्टिकरण में विश्वास करती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो मैं समझता हूं कि मर्यादाओं में रहना चाहिए। और जो हमारे अधिकारी भी ऐसा नहीं है कि वो सरकार की कामों को मैं समझता हूं। जो आपने भी सैनी जी की बात की, तो मैं आपको ये कह रहा था, देखिए अधिकारी बहुत संवेदनशील होते हैं, उन्हें थोड़ा सा इन सारी चीजों को मलहूज़े खातिर रखना चाहिए। सरकार की मंशा सबको साथ लेके चलने की। सरकार किसी के साथ भेदभाव की नीति पे काम नहीं कर रही है। सही है नहीं? के बाद 60 साल की छुट्टी कैंसिल, रिस्ट्रिक्टेड लीव सही है नहीं? गेस्टेड हॉलिडे टू रिस्ट्रिक्टेड लीव सही है नहीं? देखिए उसमें आपको जो मुसलमान नमाज वहां पढ़ेंगे उनपे वो अपनी जाके नमाज पढ़े, अपनी ईद मनाए, और जो अन्यों को फायदा पहुंचता था उन्हें फायदा नहीं पहुंच रहा है, बस ये हुआ। इनका तो कोई नुकसान नहीं है ना। मुफ्ती और हमें कोई इसके ऊपर इतनी आपत्ति नहीं करनी चाहिए। आपत्ति नहीं करनी चाहिए। तो दो चीजें हैं, तो दो चीजें हैं। फैज साहब ने जो बोला और आपने जो बोला कासमी साहब ने, कि साहब एक तो सड़कों पर नमाज पढ़ने की जिद्दी क्यों, वो तो जिद ही नहीं करनी चाहिए। दूसरा जो है, इस बात को लेकर भी कोई जिद नहीं करनी चाहिए अगर इस तरह को कोई फैसला है, और उसमें भी हमको सहयोग करना चाहिए। जियाई साहब आपका पक्ष बताइए। मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, दोनों पर ही बोल दीजिए, फिर मैं आगे भी बढ़ जाऊंगा। सड़कों पर नमाज, पासपोर्ट रद्द, और दूसरा ईद की छुट्टी कैंसिल हरियाणा, 2 फैसले। जो लोग नमाज रास्ते पे पढ़ने की बात करते हैं, मैं उनसे ज़रूर कहूँगा कि पैगम्बर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हर उस जगह पर नमाज़ पढ़ने से मना फरमाया जहाँ पर कभी किसी को तकलीफ़ हो। हत्तल इम्कान की काबे की छत पर नमाज़ पढ़ने से मना किया गया, हम्माम में नमाज़ पढ़ने से मना किया गया, रास्ते कूड़े करकट की जगहों पर नमाज़ पढ़ने से मना किया गया। तो ये वो जगह है जहाँ पर नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। आमतुन नास को अगर तकलीफ़ होती है तो हमें इस बात से बचना चाहिए। ये आम इंसान और आम मुसलमानों को समझना चाहिए कि अल्लाह की इबादत करनी है तो आप इफ्तारी में भी करें, मस्जिद में भी करें, लेकिन रास्ते में रास्ता बंद करके आने जाने वालों को तकलीफ़ें पहुंचा करके, एम्बुलेंस की वजह से किसी की जान को ख़तरा लायक हो जाए, उसकी तकलीफ़ें आ जाए सामने, इस बात का खासा ख्याल रखना चाहिए। अज़ा इंसानियत, अज़ा अखलाकी तौर पर हमारा मशवरा होना चाहिए। और ये वो तरीक़ाकार है जो इंसानियत का तरीक़ाकार है कि हम नमाज पढ़ रहे हो, किसी की जान जा रही हो तो क्या हम ऐसा करें? मस्जिदें भर जाएंगी तो सड़कों पर तो जोर ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं, जोर ज़बरदस्ती नहीं। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो ऐसे जोर ज़बरदस्ती करके नमाज पढ़ना या पढ़वाना ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा। हमें इस पर गौर करना चाहिए और मिल्लत को इस पर सोचना चाहिए कि हमें करना है या नहीं करना है। मस्जिदों में 2 नमाजें 3 नमाजें हो सकती हैं तो करवाइए। मैं एक डिमांड करूंगा आपके चैनल के माध्यम से हुकूमत से कि अब फौरन मस्जिदों की FSI बढ़ा दी जाए। उसके मैं मस्जिदों की FSI बढ़ाने की बात करूंगा कि मस्जिदों को और ज्यादा ऊंची करवाने दीजिए। आपने महाराष्ट्र में देखा होगा कि यहां पर पहले की सरकारों ने भी मस्जिदों को ऊंची करने, उसकी इमारतों को बड़ा करने, उनकी छतों को ज्यादा करने की इजाजत दी है। तो इसलिए मस्जिदों को बड़ी से बड़ी किया जाए, ऊंची से ऊंची किया जाए ताकि लोग रोड पर नमाज ना पढ़ सकें। तो FSI बढ़ाने की मैं मांग करूंगा ताकि FSI बढ़ा दी जाए। और बात जहां तक है ईद की छुट्टियों मनसूख करने की, तो ईद की छुट्टियां कैसी हैं, ये मुनासिब नहीं है, उन पर गौर करना चाहिए। उस सरकार को तवज्जो देनी चाहिए कि आखिर ये डिसीजन में जो लिया गया है ये जल्दबाजी में तो नहीं ले लिया गया है, या फिर उनके सोच समझ करके नहीं ले पाए हैं, या फिर उनके तमाम लोगों से इसमें मशवरा गौर करना चाहिए। क्योंकि ये ऐसी छुट्टी होती है ईद की जो तमाम हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलकर त्यौहार बनाते हैं, तो इस पर उन्हें गौर करना चाहिए सरकार को। हालांकि सैनी साहब बहुत अच्छे इंसान है, सैनी साहब बहुत अच्छे इंसान है, वो काम अच्छा करते हैं, लेकिन इस मसले पर उन्हें गौर करना चाहिए। वो कह रहे हैं फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग है, सैटरडे संडे मंडे हैं, 3 छुट्टियां एक साथ, सरकार पर प्रेशर है, सालों बाद एक बार हुआ है, सालों बाद इस तरह से हुआ है। तो इस वजह से सैटरडे संडे मंडे 3 दिन छुट्टियां हो गई, इस चक्कर में मंडे की जगह रेस्ट्रिक्टेड लीव कर दिया, गेस्टेड हॉलिडे हटा दिया। आप चाहे छुट्टी ले भी सकते हैं, कोई कंपलसरी तो नहीं, ले ही नहीं सकते, ऐसा तो कहा नहीं है। संडे कभी-कभी ऑफिस में होता है कि जी, कभी-कभी ऑफिस में होता है।
क्या करें आप? संडे की भी हटा सकते थे। अमन भाई तो संडे की भी हटा सकते थे। संडे तो थोड़ा गौर कर लेने की जरूरत है। सैनी साहब बहुत अच्छे इंसान है, मुझे उम्मीद है कि जरूर गौर किया जाएगा इस मसले पर। संडे भी हटा सकते थे। नहीं, संडे कैसे हट सकते? संडे की तो छुट्टी रहती ही है। वो ये बात ही आई है, ईद की अब वैकल्पिक छुट्टी कर दी गई है। अंग्रेज भाई आ रहा हूं आपके पास। वैकल्पिक छुट्टी ईद की। अच्छा, एक बड़ी खबर आ रही है। एक मिनट मुझे बताया, एक मिनट मुझे बीच में रोकने के लिए कहा जा रहा है। असद ओवैसी का एक बयान आया है। असद ओवैसी ने कहा कि अच्छा, वक्फ बिल को लेकर उन्होंने एक बयान दिया कि सरकार इस बिल के जरिए हमारे सीने पर गोली चला रही है। असद ओवैसी का भड़काऊ बयान है, मैं तो भड़काऊ कहूंगा। वो कह रहे हैं कि इस वक्फ बिल के जरिए हमारे सीने पर गोली चला रही है, हमारी मस्जिद दरगाह पर गोली चला रही है। ओवैसी ने कहा है कि जब हिंदू मंदिर समिति में कोई मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकता तो वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य कैसे बन सकता है? वो सारी उनकी मांगे सही हो सकती है, उस पर बहस हो सकती है, लेकिन उन कह रहे हैं कि सरकार इस कानून के जरिए हमारे सीने पर गोली चला रही है, हमारे मस्जिद दरगाह पर गोली चला रही है। इससे पहले भी कुर्बानी से लेकर सर कटा देने तक की बात, खून बहाने तक की बात, खून बहा देने और देने तक की बात जो है वक्फ को लेकर कही जा चुकी है। असद ओवैसी इस तरह की तो खुले तो हम पर भड़काऊ बात है। पहले फैसला आप बोलिए, उसके बाद मैं रंगरेज जी आपके पास आऊंगा। एक बार सुना दीजिए, एक बार ओवैसी साहब का बयान सुना देते हैं। सुनिए। कहीं 100 मुसलमान हो तो वहां 50 हिंदू सुरक्षित नहीं है। 100 मुसलमान है तो 50 हिंदू सुरक्षित नहीं है। ये कौन बोल रहे हैं? योगी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश। अब मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, मेरे गाड़ी पे गोली कहीं को चलाई फिर आप? मैं, शौकत, यामीन 3 लोग थे, वो 2 मिलके 6-7 राउंड गोली चला दिए। क्यों चलाए मुझ पे गोली? बेल कोर्ट दिया तो मेरे को सुप्रीम कोर्ट जाकर उन जालिमों की बेल कैंसिल करना पड़ा। चलिए फैसला बाबा बोलिए, उसके बाद रंगरेज भाई मैं आपके पास। देखिए, पता नहीं इन पे कब गोली चलाई गई और किस मामले पर गोली चलाई गई। अच्छा, ठीक है, चलो चली होगी, क्योंकि इनके बहुत सारे प्रॉपर्टी के भी काम है और सऊदी अरब से और उधर मुताह निकाह का भी बहुत सारा इनका काम वहां पर चलता रहता है। किस मैटर पे चलाई गई पता नहीं, ये खामखा पूरे मुसलमानों को जोड़ देते हैं उससे, और फिर ये कह रहे हैं कि मुसलमानों पर गोलियां चला दी जाएगी और वक्फ के मैटर पे। बिल्कुल ये गलत बात है। देखिए, कह रहे 2 सदस्यों को क्यों ले रहे हैं? ये तो मुसलमानों के सीने पर गोलियां चलाने, 2 गैर मुस्लिम को क्यों ले रहे हैं? 2013 महाकुंभ हिंदुओं का सबसे बड़ा मेला, अध्यक्ष आजम खान बने। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से रहता हूं, चौरसिया कॉलोनी में मस्जिद के लिए सबसे बड़ा सहयोग ललित चौरसिया जी ने किया था। और प्रतिदिन दरगाहों में जाने वाली सबसे ज्यादा संख्या हिंदुओं की है, खानकाहों में जाने वाली संख्या हिंदुओं की है। अभी भी कोई ना कोई 10, 20, 100, 50 रुपए वहां दे रहा होगा। प्रतिदिन 1 करोड़ रुपए का सहयोग हिंदुओं की तरफ से दे रहे हैं। तो यदि कोई हिंदू 2 सदस्य आ जाते हैं तो उसमें आपत्ति क्या है? ये भड़काने वाली बात का काम कर रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, संडे क्यों नहीं हो सकता? जो जियाई साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने बोला आपको मंडे क्यों छुट्टी क्यों कैंसिल करनी थी? आप संडे कर देते, संडे बुला लेते। संडे की तो घोषित छुट्टी है। और फिर ये बात कही जा रही है, तो ईद की भी घोषित है कि ईद में तो गेस्टेड हॉलिडे होता है। ये बात ये कही जा रही है, वैकल्पिक दिया गया है, मुसलमान चाहे तो ले सकते हैं और ईद में कहीं कोई खलल नहीं पैदा होगा, ले सकते। और मैं आपको बताऊं, सुबह 6 बजे से नमाज चालू हो जाती है। आप 6 बजे की जमात पढ़िए, 7 की पढ़िए, 8 की पढ़िए, 9, 11 बजे, 12 बजे तक समय रहता है ईद की नमाज का। और सड़कों पर भी पढ़ने वाला मामला यही है, ये जानबूझकर सड़क पर पढ़ेंगे कह रहे हैं। सभी विद्वानों ने बैठकर यहां क्या कहा कि एक मस्जिद में यदि 1000 की कैपेसिटी है, 3000 लोग हैं, तो 3 जमात भी हो सकती है, एक सुबह 6 बजे, एक 7 बजे, एक 8 बजे, ऐसा भी हो सकता है। इस्लाम समाधान का नाम है, समस्या खड़ी करने का नाम नहीं है। तो यहाँ सारे विद्वान है वो समाधान बता रहे हैं, वो ऐसी समस्या खड़ी कर रहा है। इस्लाम समस्याओं के समाधान का नाम है, समस्या खड़े करने का नाम नहीं। रंगरेज भाई अब आप बोलिए। यहाँ पर मुझे लग रहा है आप माइनॉरिटी में आ गए, क्योंकि जियाई साहब हो, कासमी साहब हो, फैज साहब हो, तीनों कह रहे हैं सड़क पर पढ़ने की जिद्दी क्यों साहब? सड़क पर पढ़ेंगे नहीं तो पासपोर्ट रद्द होगा नहीं। मेरठ को लेकर है फैसला, वैसे परिप्रेक्ष्य में मेरठ को लेकर आदेश है ये। रंगरेज भाई बोलिए अब आप। देखिए, मेरठ प्रशासन ने एक ऐसा ऑर्डर निकाला था, फिर उन्होंने जब जयंत चौधरी या विपक्ष के पार्टियों के लोगों ने और हम लोगों ने सब किया तो उन्होंने वो वापस भी ले लिया अपना फैसला। मगर जिस तरीके की राजनीति आज हो रही है, आप ये बताइए, जब कावड़ यात्रा निकलती है 15-15 दिन हाईवे और रोड जाम कर दिए जाते हैं, जागरण होता है, पूरी रात जो है रोड ब्लॉक कर दिए जाते हैं, तब किसी के रास्ते नहीं रुकते, तब किसी की एम्बुलेंस नहीं रुकती। मगर हम कभी भी मुसलमान इन सब चीज़ों में कभी नहीं पढ़ता और ना ही कभी इन सब चीज़ों की मुखालफत करता। होती हैं, रूट तय होते हैं, सब वही फॉलो किया जाता है उसमें।
रूट तय होता है, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो सब तो फॉलो किया आप जाता है। यही इसको लेकर यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शंस और रूट दिए जा रहे हैं, सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप मस्जिदों में पढ़ें, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कंसर्न है। देखिए जी, जी, अमन जी, जी। अमन रंगरेज भाई, भाई, बोलिए, बोलिए। जो अभी मैंने बताया था, जो मुख्यमंत्रियों में होड़ लगी हुई है कि कौन ज़्यादा चोरी टाइट कर सकता है मुसलमानों की, वही हालात जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके अंदर भी वही बात आ चुकी है। अच्छा। मगर उन्हें ये नहीं पता कि आपने संविधान की शपथ ली हुई है, आने वाले समय सत्ता कब तक रह लेगी, आज है कल नहीं होगी। कल जब आपके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, जब योगी जी के खिलाफ कार्रवाई हुई थी तो योगी जी सदन में किस तरीके से रोए थे, सबको पता है इस बात का, आपने भी देखा होगा वो बात। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आज मुसलमानों को दबाया जा रहा, मुसलमानों मोदी योगी चले जाएगा, दबाया जा रहा, हमें धमकाया जा रहा, हमें डराया जा रहा है, तो हम कहना चाहते हैं हम ना डरेंगे ना दबेंगे ना हम डर सकते। हम मुसलमान हैं, हम डरेंगे नहीं किसी से भी, हम अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। और जिस तरीके से सरकार हमें टारगेट कर रही है, मैं कह रहा हूं, होली मनाने के लिए 2000 पुलिस वालों को उतारा गया। बीएसपी ने दिल्ली में यात्रा निकालने के लिए पुलिस से सिक्योरिटी मांगी है। सर कौन कितना डरा हुआ है छोड़िए ना, उस तरफ जाते नहीं है। लेकिन हाँ, वो डराने वाली बात तो है, जब मोदी योगी चला जाएगा तुम्हें कौन बचाने का, वो सारे बयान है 15 मिनट से लेकर सारी चीजें, उस पर मैं नहीं जाना चाह रहा। लेकिन एक मिनट हो गया रंगरेज भाई, मैं एक एक करके, कासमी साहब, ये सारे फैसले एक एक करके इतने सारे जो आ रहे हैं उसको लेकर कहा जा रहा है कि ये जो है होड़ लगी हुई है कि हिंदुत्व का कौन बड़ा फेस, जहां से आप बता रहे हैं धामी जी या सैनी जी या हिमंता बिस्वा शर्मा, योगी, सारे रेस लगी हुई एक तरीके से। कासमी साहब, हमारे धामी जी तो सबको साथ लेके चलने वाले इंसान हैं। ठीक है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी एक बड़े शालीन व्यक्ति हैं। पूरे उत्तराखंड राज्य के अंदर उन्होंने, उनके द्वारा जो उपलब्धियां हैं वो किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं है। जो मदरसों की जांच की बात कर रहे हैं, मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि जांच वैध पर है, वैध पर नहीं है। अभी हमने 88 एप्लीकेशन हमारे पास आई थी, जिनमें से हमने 50 के करीब 49 हमने जो है वो मान्यता दी और 48 को हमने रिन्यूअल किया और 37 के नॉर्म्स पूरे नहीं थे, उन्हें हमने दिशा निर्देश दिया कि आप जो हैं इनके नॉर्म्स पूरे करें। ये माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम कर रहे हैं कि ताकि वो बच्चे मेन स्ट्रीम से जुड़ सके, जिन्हें कांग्रेस ने और विपक्षी दलों ने 7 साल में। शुक्रिया ज़िया साहब, शुक्रिया रंगरेज भाई आपका, फैज भाई आपका शुक्रिया। नेपाल से बड़ी खबर है, तस्वीर आपको दिखाते हैं। नेपाल में बताया जा रहा है कि सड़कों पर जबरदस्त तरीके से उग्र प्रदर्शन हो रहा है। दिखाइए तस्वीरें। बताया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग और राजशाही की वापसी को लेकर प्रदर्शन वहां पर उग्र हो गए हैं। जिस तरह से आज नेपाल की राजधानी काठमांडू में जबरदस्त हिंसा भी हुई है। बताया जा रहा है कि आज प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हुई, जिसके बाद अच्छा वो तस्वीरें भी हैं, देखिए बहुत बड़ी तस्वीरें फुल स्क्रीन पर दिखाइए ब्रेकिंग के साथ। इसको मुझे हटा दीजिए ये, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठीचार्ज किया गया, हिंसा, आगजनी, टकराव, प्रदर्शनकारी और ज्यादा भड़क उठे। उन्हें बताया गया कि उन्होंने एक बिजनेस कॉम्प्लेक्स, एक शॉपिंग मॉल और एक राजनीतिक पार्टी के मुख्यालय और एक मीडिया हाउस समेत कुछ घरों में आग लगा दी। ये वो तस्वीरें, दरअसल राजशाही की बहाली के विरोध में ये जो है ये प्रदर्शन वहां पर हो रहा है, जिसके बाद हिंसा हुई है, आगजनी। ये देखिए आप तस्वीरें, कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। ये हिंसक प्रदर्शन करीब 1 महीने से चल रहा है, जहां प्रदर्शनकारी राजा आओ देश बचाओ के नारे लगाते हुए, ये आप तस्वीरें देखिए, ये नेपाल की तस्वीरें हैं। राजशाही की वापसी और नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन। राजशाही की वापसी करने वालों की भिड़ंत उन लोगों से भी हो रही है जो नेपाल में, ये देखिए आप तस्वीरें, सेकुलर देश बनाए रखना चाहते हैं हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर। जबरदस्त टकराव। राजनीतिक पार्टियों ने संसद के जरिए 2008 में 240 साल पुरानी राजशाही खत्म कर दी थी, वो पूरा इतिहास, और एक हिंदू राज्य को सेकुलर लोकतांत्रिक राज्य घोषित किया गया था। और अब फिर से राजशाही की बहाली और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर नेपाल में सड़कों पर लोग।
अपनी बात कहने का अधिकार है, और उसकी बात से अगर आप ना इत्तेफाकी करते हैं तो विरोध करने का हजार तरीके हैं। ये अराजकता है, कानून का राज नहीं है, जंगल का राज है। एक पे जान मारने की कोशिश करते हैं, उसके घर पे जाते हैं और उसकी गाड़ी तोड़ते हैं, घर तोड़ते हैं। ये अपमानजनक जो दलितों के खिलाफ हो रहा, ये कभी नहीं सहन करेंगे। दलित ने इसलिए अटैक किया है, आप क्यों जाति को इसमें जोड़ना चाहते हैं? And Rana Sanga was such a venerable figure. He lost his one hand, he lost his one leg, he lost half of his body fighting valiantly. कि आप किसी हरिजन का घर, दलित का घर आप जला नहीं सकते। राधा मोहन। और राज्यसभा में राणा सांगा पर किस तरह से संग्राम छिड़ा, कैसे मुद्दा राज्यसभा में गूंजा, आपको याद होगा राणा सांगा को गद्दार कहा गया था ना राज्यसभा में, जिसके बाद राणा सांगा को हिंदू स्वाभिमान मानने वाली करणी सेना ने समाजवादी पार्टी के नेता के घर पर अटैक कर दिया था। आज संसद के दोनों सदनों में रामजी लाल सुमन के विवादित बयान का मुद्दा गूंजा। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही सदन में नारे लगे, राणा सांगा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। दिखाइए सबसे पहले उसको, किस तरह से आज क्या कुछ हुआ सदन के अंदर। जिसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में कहा कि रामजी लाल सुमन का राणा सांगा को गद्दार बताने वाला बयान अकेले उनकी सोच नहीं हो सकती। मतलब किरण रिजिजू की बात का मतलब था कि पूरा विपक्ष रामजी लाल सुमन के बयान से सहमत है, इसलिए विपक्ष ने उनके बयान का विरोध नहीं किया। मतलब कांग्रेस भी यही मानती है राणा सांगा को गद्दार। किरण रिजिजू ने उपसभापति से कहा कि अगर विपक्ष राणा सांगा को देश का हीरो मानता तो रामजी लाल सुमन के बयान का खंडन करे। इस पर नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने, बड़ी खबर है, रामजी लाल सुमन के घर पर हुए हमले को दलित पर अत्याचार से जोड़ दिया और कहा कि दलितों पर अत्याचार कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खड़गे के इस बयान पर बीजेपी और भड़क गई। बीजेपी सांसद राधा मोहन अग्रवाल ने कहा कि खड़गे ने इस मामले को दलित समाज से जोड़कर राणा सांगा को और अपमानित करने का काम किया। ऐसे में जब तक रामजी लाल सुमन, कांग्रेस पार्टी दोनों एक साथ खड़े होकर माफी नहीं मांगेंगे, तब तक बीजेपी समझौता नहीं करेगी। सुनिए। देश का हीरो को अगर इंसल्ट करता है तो मैं नहीं मानता हूं कि ये मुद्दा सिर्फ हमारे रामजी लाल सुमन जी का अकेला का है। वो बहुत सीनियर एमपी है, हम लोग लोकसभा में भी साथ रहे हैं, कई साल पहले भी यहाँ आए हैं। इसको मैं इज्जत देता हूँ व्यक्तिगत तौर पर, एक साथी के तौर पर। लेकिन जो राणा सांगा को लेकर के जो वक्तव्य दिया, अगर यहाँ से हटा भी दिया, वो बाहर सोशल मीडिया और न्यूज़ में तो वो तो बिल्कुल चल रहा है। और सुन के किसी को कैसे मंजूर होगा जो भाषा और जिस लहजे में माननीय सदस्य जी ने राणा सांगा के बारे में बोला है। इन्होंने वो मुद्दा उठाकर एक पे जान मारने की कोशिश करते हैं, उसके घर पे जाते हैं और उसकी गाड़ी तोड़ते हैं, घर तोड़ते हैं। ये अपमानजनक जो दलितों के खिलाफ हो रहा, ये कभी नहीं सहन करेंगे। जो कुछ उन्होंने कहा था सोच समझ के कहा था, होशो हवास में कहा था, नियोजित तरीके से कहा था। और यह जो संपूर्ण इंडी ठगबंधन है, ये इस इंडी ठगबंधन की मानसिकता को द्योतक करता है। देखिए, सत्ता पक्ष के सांसदों ने हंगामा और तेज कर दिया, जिसके बाद आज बताया गया कि कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी ने राणा सांगा को देश का हीरो बताते हुए कहा। फिर कांग्रेस ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि राणा सांगा देश के हीरो थे। इसके साथ ही उन्होंने मुद्दा उठाया कि सदन में कोई विवादित बयान रिकॉर्ड से हटाने के बाद उस पर दोबारा चर्चा नहीं की जाती। लेकिन बीजेपी के लोग दोबारा राणा सांगा के मुद्दे पर सदन में चर्चा क्यों कर रहे हैं? इस पर उपसभापति ने सभी सांसदों को नसीहत देते हुए कहा कि सोशल मीडिया के जमाने में रिकॉर्ड को एक्सपोज करना सिर्फ सदन तक सीमित है, लेकिन सोशल मीडिया पर कोई भी विवादित बयान तेजी से वायरल हो जाता है। ज़लज़ले की ये डराने वाली तस्वीरें म्यांमार से आई हैं।
जहां 7.7 की तीव्रता वाले भूकंप ने तबाही मचा दी। भूकंप के झटकों का असर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक तक महसूस किया गया। बैंकॉक में एक अंडर कंस्ट्रक्शन 30 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। बताया जा रहा है कि इस इमारत में करीब 400 लोग काम कर रहे थे, जिसमें 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं और कई लोगों की मौत हो चुकी है। भारी तबाही के चलते थाईलैंड में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। म्यांमार में आए इस भूकंप को भारत, थाईलैंड, बांग्लादेश और चीन समेत 5 देशों में महसूस किया गया, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही म्यांमार और थाईलैंड में हुई है। भूकंप से म्यांमार में मांडले शाही महल का एक हिस्सा ढह गया। दूसरी तरफ म्यांमार की इरावाड़ी नदी पर बना 51 साल पुराना पुल भी टूट गया। वही भूकंप के तेज झटकों के बाद बैंकॉक की सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में लोग बाहर निकल आए। अर्थक्वेक की वार्निंग है, अभी आगे भी वार्निंग है, तो इसलिए बिल्डिंग्स अलाउड नहीं है। एवरीथिंग एवरीवेयर इज अलार्म्ड एंड ऑल। बिल्डिंग इज नॉट अलाउड अस टू गो होम आल्सो। आपको अलाउ नहीं करे, लेकिन आप उस वक्त पता आपको कैसा लग रहा था, या आप मतलब लोगों को देख रहे थे तो कैसा आपको फील हो रहा था? इनको तो पैनिक, सारे लोग पैनिक थे, सब लोग मार गए थे, कई लोग चिल्ला रहे थे, डर रहे थे। आपने कई लोगों को गिरते हुए देखा, एम्बुलेंस को आते हुए देखा कि लोगों को? एम्बुलेंस, बहुत सारी एम्बुलेंस है, कई जगह पे काफी इम्पैक्ट है, ग्रीन बिल्डिंग्स की पूरा डैमेज हुआ है। हमारी बिल्डिंग ऑफिस बिल्डिंग में पूरा डैमेज है। म्यांमार और थाईलैंड की सरकारें इस वक्त युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। पीएम मोदी ने भी हर संभव मदद का आश्वासन दिया है, लेकिन लगातार आ रहे भूकंप अब दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। पिछले 3 महीने में अब तक 35 छोटे बड़े भूकंप आ चुके हैं, जिनकी तीव्रता 28 से लेकर 7.7 तक रही है। इसमें 7 से अधिक तीव्रता वाले 3, 6 से अधिक तीव्रता के 10, 5 से अधिक तीव्रता के 6